हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवी जी के। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इससे पहले अब तक हमने क्लास 6, 7th, 8th और 9th की जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, वो कम्प्लीटली कवर करी है। अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो जाके देख सकते हो, ताकि आपका जो बेसिक है वो भी थोड़ा क्लियर हो जाए और आगे वाली चीज़ आपको समझने में आसानी हो। साथ में हमारे चैनल पर हमारी एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की भी सीरीज चल रही है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और अभी हम जो सीएपीएफ एसी का एग्जाम्स होते हैं, उसका जो पीवाई क्यूज है 2013 से लेके 2023 तक, वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो सिंपली आप यहाँ पे जो आपका क्या टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से समझते क्या है, इससे सिंपली समझते हैं जो भी हम रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, तो फॉरेस्ट से या फिर हमारी वाइल्ड लाइफ से। अब फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, जैसे हमारा टिम्बर हो गया, फिर मेनली तो टिम्बर ही होता है, बाकी बहुत सारी वहाँ पे जैसे सैंडलवुड का पेड़ होगा या फिर अलग अलग चीज़ें होती है, वो मिलती हैं हमें। फिर अगर हम देखें हमारे वाइल्ड लाइफ से जो भी मान लो हमारी जैसे फिशरीज होती हैं, या फिर हम जो जो भी अलग अलग जगह पे हम यूज़ करते हैं, वो सब आता है हमारे इसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज में। तो यहाँ पे देखते हैं, अब हमें अलग अलग चीज़ों से अलग अलग क्या क्या मिलता है वो यहाँ पे देखते हैं। द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो होती है जो एयर है। फिर द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। फिर दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे वाटर और तीसरा फूड। फिर उसके बाद अगर हम देखें, फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। तो अब यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, इसका मतलब क्या है? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होता है जो अपनी जो चीज़ है वो खुद प्रोड्यूस करे। तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और ज़्यादातर लोग किस पे, जो हमारे प्लांट्स हैं उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। मान लो जो हमारे क्या कहते हैं एनिमल्स हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, फिर ह्यूमन बींग्स है वो भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो मेजर डाइट होता है वो क्या कहते हैं एक तरीके से जो प्लांट बेस्ड हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनका होता है। फिर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे ये बताया कि जो भी यहाँ पे मतलब बायोडाइवर्सिटी में जो अलग अलग चीज़ें होती है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी एनिमल हो, तो ये इंटरडिपेंडेंट है, मतलब किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। अब जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक स्क्विरल या फिर कोई भी आप छोटा सा एक वो मान लो जानवर, तो वो क्या होगा, सबसे पहले एक छोटा जो क्या बोलते हैं यहाँ पे बुशेस होती है छोटी छोटी, उससे कुछ खाएंगी। फिर उनको क्या स्नेक स्नेक खाएगा, फिर उसके बाद स्नेक को ईगल खाएगी। तो इस तरीके से एक पूरी चेन बन जाती है। तो इस वजह से एक हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स वाटर एयर एंड सॉइल। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि जो भी मतलब कंजर्वेशन है वो होता है क्या, सिंपली किसी चीज़ को हमें बचाना। मतलब बचाना कैसे, मतलब मान लो कोई चीज़ हम वेस्ट कर रहे हैं, वो वेस्ट ना करना, या फिर किसी भी तरीके से उसको मतलब हार्म ना पहुंचाना, तो वो आ जाता है हमारे कंजर्वेशन में। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब क्या, हम फॉरेस्ट को सिक्योर कर रहे हैं, उसे हार्म नहीं करना चाहते, ना ही जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसे हम करना चाहते हैं। It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. तो अब यहाँ पे जो कंजर्वेशन होता है उसके बहुत सारे अलग अलग एडवांटेजेस हैं। तो इसमें सबसे मेन होता है, मान लो अगर हम प्रॉपरली जो हमारा फॉरेस्ट है या फिर जो भी एक जगह होती है, अगर उसको हम अच्छे से प्रिजर्व करेंगे, तो वो सबसे पहले क्या है, वो हमारे क्या कहते हैं जो अलग अलग स्पीशीज है उनको ग्रो करने में हेल्प हेल्प मतलब हेल्प करेगा। और दूसरा एक ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करेगा। मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब कि उसके जो मतलब जो जैसे ऑफ होते हैं, मान लो अगर हमारे ट्री है तो उसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होती है। फिर जैसे एक पोलन होता है, मान लो एक फ्लावर से एक जो भी पोलन होगा वो यहाँ से उड़ के जाएगा किसी दूसरे फ्लावर पे जाके गिरेगा। तो इस तरीके से क्या है ये मतलब और ज़्यादा फ्लावर्स उगते हैं। फिर आगे देखते हैं, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। तो यहाँ पे जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1972 में। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वर ऑल्सो पब्लिश्ड। तो यहाँ पे जो भी पूरे इंडिया में जो स्पीशीज है जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, वो भी यहाँ पे अलग से हमने पब्लिश करी थी। फिर इसमें और चीज़ें क्या थी, इसमें हमने बैन करी थी कि हंटिंग। फिर लीगल प्रोटेक्शन किसे दिया था, हैबिटेट्स को, और रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में जो भी पहले ट्रेड होते थे, मान लो जैसे हाथी के दांत मतलब टस्ट होते हैं उसके होते थे, फिर कुछ जैसे हम अगर देखें टाइगर के स्किन्स के होते हैं, तो इन सब का जो भी था यहाँ पे वो पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया था। उसके बाद क्या करा हमने, उसके बाद कुछ एस्टेब्लिश करे थे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये यहाँ पे जो हमारे मेजर चीज़ थी किसके अंदर थी, आईडब्ल्यूपी, मतलब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था जो 1972 का, उसके अंडर हमने ये सारी चीज़ करी थी। फिर हमने और क्या किया, हमने और स्पेसिफिकली जो अलग अलग हमारी स्पीशीज थी या एनिमल थे, उनके लिए अलग से हमने अलग अलग एक्ट्स निकाले। जो मान लो जो भी एंडेंजर्ड थे या फिर जिनकी मतलब जो भी बहुत जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, तो उनके लिए हमने अलग से एक्ट निकाले। वो कहते हैं जैसे हमारा द टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट था, फिर वन वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए था,
सिमिलरली कश्मीरी स्टैग का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो हंगुल। तो ये आपको याद रखना, ये क्या है, हानगुल, कश्मीरी स्टैग। फिर उसके बाद कुछ क्रोकोडाइल्स है, क्रोकोडाइल्स के जो तीन वर्जन मतलब तीन अलग तरीके के क्रोकोडाइल्स है मेनली इंडिया में। उनका एक जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, दूसरा सॉल्ट वाटर में जो मिलते हैं, और तीसरा घड़ियाल। घड़ियाल भी एक तरीके क्रोकोडाइल होता है, पर इसका शेप जैसे थोड़ा और ज़्यादा वी की शेप में होता है कुछ इस तरीके से। जैसे बाकी क्रोकोडाइल्स तो ऐसे होते हैं, पर इसका बहुत ज़्यादा नैरो होता है जो मुंह होता है आगे का। फिर उसके बाद है हमारा एशियाटिक लायन, फिर इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक। तो ब्लैक बक तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसको ब्लैक बक को हम किस नाम से जानते हैं, ये दूसरा नाम है यहाँ के चिंकारा। फिर है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम क्या बोलते हैं, इस नाम से जानते हैं, गोदावन। फिर अगला है हमारा स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड जो हमारे क्या आते हैं, हिमालयन वाला रीजन है, वहाँ पे मिलता है। फिर अगर हम देखें जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था उसके बारे में अगर हम देखें, तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। तो हुआ क्या था, मान लो जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऑलमोस्ट 50,000 क्या 55,000 के आसपास क्या थी हमारी पॉपुलेशन थी, मतलब बहुत पहले, इंडिपेंडेंस से मान लो पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पोचिंग होने लग गई, हंटिंग होने लग गई। इस वजह से पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा कम हो गई थी, ऑलमोस्ट 1827 के आसपास। इसी वजह से हमें क्या स्टार्ट करना पड़ा, जो हमारा था टाइगर प्रोटेक्शन, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर। फिर यहाँ पे किस वजह से कम हुए थे, यहाँ पे दे रखा है पोचिंग, पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट। अब श्रिंकिंग हैबिटेट मतलब जो भी मान लो जिस जगह पे ये रहते थे यहाँ पे टाइगर्स, ये मान लो एक पूरा फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा सा, तो ये पूरे जगह रहते थे। उसके बाद क्या होने लगे, यहाँ पे हैबिटेशन आने लग गया, थोड़े से लोग यहाँ पे आके रहने लग गए। जैसे मान लो यहाँ पे एक सिटी है, अभी सिटी और बढ़ने लगी, यहाँ पे छोटा सा विलेज होगा, उसके लोग यहाँ पे आने लग गए। या फिर पेड़ कट गए वहाँ पे, जो मान लो इरिगेशन का काम शुरू हो गया या एग्रीकल्चर का काम शुरू हो गया, तो इस वजह से जो हैबिटेट है वो श्रिंक होता गया। फिर अगला डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज। अब मान लो जो भी स्पीशीज जो टाइगर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं किल करने के बाद, तो उनकी भी यहाँ पे कमी होने लग गई। फिर अगला ग्रोइंग ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे अभी हम डिसाइड मतलब डिस्कस करा इस तरीके से। फिर द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स, देयर बोन्स। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो टाइगर की स्किन है वो क्या बोलते हैं यहाँ पे सेल होती थी। फिर उनके जो बोन्स थे वो कहाँ पे यूज होते थे, वो थे तो वो ट्रेडिशनल मेडिसिन थी वहाँ पे यूज होती थी। तो इस वजह से यहाँ पे उनकी हंटिंग और किलिंग ज्यादा होती थी। फिर यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर हमने कब स्टार्ट किया था, 1973 में। अभी प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर मतलब कौन कौन से यहाँ पे नेशनल पार्क्स भी थे, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला था मतलब यहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, उत्तराखंड। फिर सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में। फिर है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सारिस्का वाइल्ड लाइफ, ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमारा, क्या हालत है, राजस्थान का। फिर है मानस, ये भी न्यूज़ में था, असम। और फिर पेरियर टाइगर रिजर्व केरला। तो ये हमारे जो क्या टाइगर रिजर्व की चीज़ें थी वो थी। फिर हम आगे देखते हैं, इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। अब यहाँ पे हो कह रहा है, जो यहाँ पे हमारा कंजर्वेशन की जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी प्लानिंग है, पहले जैसे हमने टाइगर से स्टार्ट करा, फिर राइनो, फिर जितनी भी अलग अलग एंडेंजर स्पीशीज थी वहाँ पे। फिर अब क्या हो रहा है, अब हमें इसमें थोड़ा हमारा मतलब जो क्या कहते हैं होराइजन है वो थोड़ा ब्रॉड होता जा रहा है। अब इसमें हम जो छोटे छोटे मान लो हमारे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको हम पहले नहीं मानते थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको भी हम किस में डाल रहे हैं, कंजर्वेशन की लिस्ट में। जैसे हमारी बटरफ्लाइज हो जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, और बहुत सारी बीटल्स है, जो भी चीज़ें हैं वो। फिर अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected species. अब protected species मतलब इन्हें किल नहीं करा सकता किसी वजह से। फिर in 1991 for the first time plants were also added to the list starting with 6 species. तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना डिले आया था, पहले जो हमारे प्लांट्स थे उनको हम किसी भी तरीके से क्या कहते हैं प्रोटेक्टेड या एंडेंजर स्पीशीज में यहाँ पे काउंट नहीं करते थे। फिर ये जो चेंज आया था ये आया था 1991 में, तब से हमने प्रोटेक्टेड स्पीशीज यहाँ पे प्लांट को भी लेने लग गए। फिर अगला है हमारा टॉपिक, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब किस तरीके जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो मान लो हमारे मेन फॉरेस्ट है वो किस किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहला है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट हमारा मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया है। मान लो अगर इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट कवर है उसका 50% से ज़्यादा वो क्या है, वो है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं, और इनका क्या काम होता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड जगह होती है कि यहाँ पे मान लो जो क्या बोलते हैं एक तरीके से जो बाहर की एंट्री होती है वो भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ी एडवांस मतलब थोड़ी सी ज़्यादा तरीके से वो होती है स्ट्रिक्ट। फिर अगले हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल एरिया। अब जैसे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 50% से ज़्यादा था, अब यहाँ पे क्या वन थर्ड मतलब ऑलमोस्ट 33% के आसपास है। तो ये क्या है यहाँ पे, दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब एक तरीके से मान लो अगर ये फॉरेस्ट लैंड है, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड है, तो यहाँ पे आसपास अगर मान लो कोई यहाँ पे गांव भी था, तो अब वो गांव इस जगह पे एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता कभी भी। मतलब यहाँ के जो ट्रीज है उसको काट के यहाँ पे ना ही एग्रीकल्चर कर सकता है कुछ भी कर सकता है, तो वो एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी।
फिर अगला है हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो देयर आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। तो इसके बाद अब जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं आते और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में नहीं आते, वो किस में आते होते हैं? हमारे अनक्लास फॉरेस्ट में। अब ये मतलब एक इंडिविजुअल की भी जगह हो सकती है, या पूरी कम्युनिटी या पूरी जहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी भी जगह हो सकती है। पर अब तक इसको मतलब हम लोगों ने किसी तरीके से क्लासीफाई नहीं करा, ना रिजर्व में ना प्रोटेक्टेड में, वो आ जाते हैं हमारे अनक्लास में। फिर रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स। अब यहाँ पे परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनको आपने देखा भी यहाँ पे काटना या डिप्लीट करना इलीगल है, तो इस वजह से ये परमानेंट है। फिर यहाँ पे अब ये देखते हैं कि ये कहाँ पे मेजरली मिल रहे, तो ये मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो मध्य प्रदेश जैसे भी हमने पता जैसे हमें पता है कि सबसे ज़्यादा अगर हम लार्जेस्ट कहते हैं फॉरेस्ट कवर देखें एरिया वाइज, तो वो कहाँ पे, वो हमारा मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा कवर है हमारा मध्य प्रदेश में। तो ऑलमोस्ट 75% जो टोटल एरिया है वो किसके अंडर आता है, वो यहाँ पे आता है हमारा जो कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, क्या आते हैं, जो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसके अंदर। फिर आगे देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे रिजर्व है। उसके बाद अगर हम देखिए बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो यहाँ वहाँ पे क्या आते हैं, वहाँ पे थे हमारे रिजर्व फॉरेस्ट, और यहाँ पे क्या हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फिर अगर हम देखें जो ईस्टर्न स्टेट है और पास्ट जो कुछ पार्ट है गुजरात का, वहाँ पे क्या, वहाँ पे कुछ अनक्लास फॉरेस्ट है, कि मतलब हम लोगों ने अभी इन्हें डिफाइन नहीं करा कि ये किस में जाएंगे, चाहे प्रोटेक्टेड में जाएंगे रिजर्व में जाएंगे। इस वजह से ये किस में आ गई, ये आ गया अभी हमारे अनक्लास में। फिर दूसरी तरीके से मान लो जो जगह थी जिसको गवर्नमेंट ने एक तरीके से यहाँ पे किसी भी जो हमारे टाइप्स थे उसमें क्लासीफाई नहीं करा, तो उसको जो कम्युनिटी है, जो भी वहाँ के लोग रहते हैं, उन्होंने खुद से क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। तो उसी के हम यहाँ पे अगर कुछ एग्जांपल देखें, तो सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, वहाँ के विलेजर्स ने क्या किया, जो भी मान लो वहाँ के आसपास मतलब माइनिंग होती थी उसके अगेंस्ट फॉट किया, और वहाँ पे एक तरीके से पूरी कोशिश करी कि जो वहाँ का एरिया था या फिर जो भी यहाँ पे मान लो प्लांट्स ट्रीज जो भी थे उसको किसी तरीके से या तो प्रोटेक्टेड या रिजर्व में वो लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनपुट करवाएं। उसके बाद हमारा जो अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एज दी भैरवदेव दाकव सेंचुरी। तो यहाँ पे जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का भी इतना मतलब बड़ा एरिया है, उसमें जो भी वहाँ पे ट्रांस और क्या आते ट्रीज और प्लांट्स थे, वहाँ उसको हमने क्या कर दिया, उसको एक सेंचुरी सा मतलब एक जैसे सेंचुरी होता है उसी को यहाँ पे कर दिया सेंचुरी, उसका नाम दे दिया क्या, भैरवदेव दाकव। तो ये गवर्नमेंट स्पेसिफाइड मतलब उस वक्त तक नहीं था जब इन्होंने स्टार्ट करा था, तो इस वजह से ये एक तरीके से कम्युनिटी का जो स्टार्ट है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट तो बहुत ही फेमस है कि किस तरीके से जो हमारे प्लांट और स्पीशीज थे उनको यहाँ पे बचाया था। फिर और जो कुछ अलग अलग चीज़ें वो यहाँ पे बीज बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और नवधान्य आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो ये भी कुछ क्या है, ये हमारे जो भी क्या आते हैं प्रोटेक्शन के जो प्लांट और स्पीशीज है उनके प्रोटेक्शन के कुछ क्या और हमारे एक्ट्स हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं और क्या हमने स्टार्ट करा था, और यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इसके क्या है, JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये स्टार्ट किया था सबसे पहले उड़ीसा ने 1988 में। तो ये बस इतना ही यहाँ पे, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, सिंपली आप थोड़ा समझ सकते हो इससे। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है और जो कम्युनिटी है वो मिलके किसी भी जगह को एक तरीके से जैसे फॉरेस्ट है उसको बचाएगी, या कोई भी सॉइल है उसको डिग्रेड होने से बचाएगी, या एरिया को डिग्रेड होने से बचाएगी। तो वो सब आता है हमारा इसके अंदर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें दे रखी हैं। तो ये सैक्रेड ग्रोव्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। तो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे मान लो जो ट्राइबल पीपल थे वो अलग अलग जो हमारे ट्रीज या प्लांट्स हैं उनको एक तरीके से वर्शिप करते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले मुंडास एंड दी संथल ऑफ छोटा नागपुर। तो जो छोटा नागपुर प्लेटो उसमें यहाँ पे दो ट्राइबल्स रहते हैं, आपने सुना होगा, मुंडास और संथल। तो ये क्या आते हैं, दो जो मेन हमारे प्लांट्स है महुआ, इसका अगर यहाँ पे देखें कोडिंग नेम, तो ये यहाँ पे बेसिया लेटिफेला लेटिफेलिया, और दूसरा यहाँ पे कदम्बा। तो इन दोनों को यहाँ पे वर्शिप करते थे कौन, मुंडास और संथल, मतलब करते हैं अभी भी। फिर अगला हमारा जो ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा और बिहार है वो किसको वर्शिप करते हैं, वो हमारे टमरिंड और दूसरा मैंगो। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे दे रखा है इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय एंड पीकॉक्स कैन बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नो बडी हार्म्स देम। तो यहाँ पे ये कुछ एरिया दे रखा है, यहाँ पे जो ब्लैक बक है ये सब मतलब एकदम फ्रीली घूमते रहते हैं। जैसे मान लो प्रोटेक्टेड एरिया में क्या होता है, ये मतलब एक तरीके से वहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट होता नहीं है, तो ह्यूमंस के बीच आते नहीं। पर इस जगह पे कुछ ह्यूमंस भी रहते हैं, और बाकी जो यहाँ पे ये हमारी 3 स्पीशीज है ये भी आसपास आराम से घूमती रहती हैं एकदम बिना डरे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम मतलब एक तरीके से ये समझ पाए तो। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध का एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे,
The tree is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence and makes no demand for its sustenance and extends generously the products of its life activity. तो यहाँ पे सिंपली क्या बताया हुआ है, यहाँ पे जो भी मान लो ऑर्गेनिज्म है, वो मतलब एक तरीके से कुछ बोलता नहीं है कि मुझे बचाओ या मुझे कुछ करो, जो भी है, और वो अपनी तरफ से जो भी प्रोवाइड करना चाहता है, जैसे मान लो आपका कोई भी क्या कहते हैं पेड़ है, मान लो एप्पल का पेड़ है, तो अब सिंपली क्या है, वो आपको आपको कुछ भी नहीं कह रहा कि बचाओ या कुछ भी करो, पर वो अपनी तरफ से जो प्रोवाइड कर सकता है एप्पल, वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है, इट अफर्ट्स प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन है ये, कि मान लो जो भी हमारा ट्री है, जो भी एक्समैन है, अगर उसे धूप लगेगी तो इसी ट्री के नीचे नीचे आके बैठेगा, और जब उसे जरूरत होगी तो इसी ट्री को काट देगा। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर में इतनी चीज़ें थी। तो यहाँ पे देखते हैं एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी, इसको भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किसमें नहीं थी, तो यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये अभी हमने देखा था जीएफएम, इसमें क्या होता था, इसमें हमारी गवर्नमेंट और जो भी यहाँ की कम्युनिटी वो मिलकर काम करती थी। फिर है चिपको मूवमेंट, तो चिपको मूवमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ के जो भी नॉर्मल लोग थे, उन्होंने क्या किया था, पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ से एकदम मतलब ऐसे हक करके खड़े हो गए थे। फिर अगला यहाँ पे बीच बचाओ आंदोलन, तो यह कहाँ पे हुआ था, यहाँ टहरी उत्तराखंड में जो एरिया है ये वहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे सब क्या है, यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है इनमें, इनमें हमारी जो लोकल कम्युनिटीज थी वो इन्वॉल्व थी। तो हमारा आंसर क्या है, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब ये क्या करती है, ये कौन करता है, ये करती है हमारी गवर्नमेंट। अब ये क्या मतलब, जो ही मान लो अपना एरिया है, अगर मान लो जैसे कोई भी एक बड़ा सा एरिया है, अब इसके अंदर जो भी पूरा फॉरेस्ट लैंड है, या फिर यहाँ पे कोई भी एक मान लो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारी एनिमल स्पीशी रहती है, कुछ भी रहता हो, तो इस पूरे एरिया को हम क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देंगे, ताकि कोई भी मान लो इसका डिप्लीशन ना हो या ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बराबर हो। तो वो कौन करती है, वो करती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस पूरे चैप्टर में यही सारी चीज़ें थी। आई होप सो आपको जो सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। मैंने सिर्फ जो की मतलब पॉइंट्स है वही यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करी है। बाकी बहुत सी चीज़ें थी, हमने तो पहले थोड़ा बहुत देख रखा था, और बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो वो मैंने ज़्यादा अच्छे से कवर करी नहीं। तो आई होप सो आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। और ये चैनल जो ये यहाँ पे पीडीएफ है, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ वो ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।